So now we come on to this general topic, that is the impacts of climate change on natural disasters. So the climate change, it significantly influences the frequency, intensity and the nature of natural disasters in India. फ्रीक्वेंसी मतलब उन डिजास्टर्स के आने की जो नंबर है उसका जो वो ज़्यादा बढ़ रहा है. दैट इज़ अगर पहले 5 नेचुरल डिजास्टर्स आते थे तो अब उससे ज़्यादा आएंगे. इंटेंसिटी मतलब उसकी जो सेवेरिटी है वो कितनी ज़्यादा है. और नेचर, द जनरल नेचर ऑफ दैट नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये सारे जो है ये क्लाइमेट चेंज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और जनरली ये सारे इंक्रीज ही हो रहे हैं. फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल डिजास्टर्स की इंक्रीज हो रही है, इंटेंसिटी भी, और उनका नेचर भी ज़्यादा सवियर हो रहा है. सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लडिंग. द क्लाइमेट चेंज हैज़ लेड टू इरेटिक मानसून पैटर्न्स. तो अब मानसून जैसे पहले आती थी कि पर्टिकुलर टाइम होता था उसमें रेनफॉल आती थी, तो आजकल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वैसे कुछ नहीं हो रहा. मानसून आने का और जाने का टाइम वो भी डिस्टर्ब हो गया है. मानसून में ब्रेक्स काफ़ी आती हैं कई बार. तो किसी जगह पे बहुत दिनों तक बारिश होती ही नहीं है या किसी जगह पे रोज़ ही बारिश होती है. तो कहीं पे एक्सेसिव फ्लडिंग है, कहीं पे ड्राउट हो रहे हैं. तो दैट इज़ द इरेटिक मानसून पैटर्न. सो रिजल्टिंग इन हैवियर रेनफॉल इवेंट्स. तो कहीं पे ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो रही है, कहीं पे ड्रॉट्स हैं. तो हैवी रेनफॉल के एग्जांपल देखिए तो 2015 चेन्नई फ्लड्स, देन 2018 केरला फ्लड्स, etc. Then the second point is drought conditions. The changing climate patterns have also caused severe droughts in various regions. Example, 2016 drought in Maharashtra, 2019 drought in Karnataka, etc. Then are the cyclones and extreme weather events. The intensity of cyclones has increased due to the rising sea surface temperature. तो साइक्लोन्स की जो इंटेंसिटी है, स्वेरिटी है, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है बिकॉज जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है. एग्जाम्पल, साइक्लोन फानी इन 2019, साइक्लोन एम्फान इन 2020, etc. Then are the heat waves. So rising temperatures, they have led to more frequent and severe heat waves across India. Example, in 2022, a prolonged heat wave affected several states, breaking the temperature records and impacting health and agriculture. Also, 2023, that is the previous year, it was the warmest year on record. So heat waves have also increased in both frequency and severity. Then are the glacial melt and associated risks. तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? देयर इज एक्सेलरेटेड ग्लेशियल मेल्ट इन द हिमालयाज, लीडिंग टू द रिस्क ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. तो यूजुअली क्या है, ग्लेशियल लेक्स क्या है, जब ग्लेशियल पिघलता है ग्लेशियर तो उसके जो उसका रिट्रीटिंग एंड है जहाँ से पानी बह के नीचे जाता है, तो वहाँ पे जनरली क्या है कि बिकॉज ग्लेशियर काफ़ी इरोजन करते हैं, अपने साथ मटेरियल लेके आते हैं, तो वो जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं उनसे ही वहाँ पे एक नेचुरल लेक बन जाती है. दैट इज़ वो सेडिमेंट्स के ही किनारे उठ जाते हैं और जो सेंटर डिप्रेशन होता है उसमें ग्लेशियर का पानी पिघल के आके भरता जाता है और वो एक ग्लेशियल लेक बन जाती है. तो ग्लेशियल लेक्स में क्या है, बिकॉज इनके कोई पक्के किनारे तो है नहीं, जस्ट उन सेडिमेंट्स से ही इसके जो किनारे बने हुए हैं. तो क्या हो सकता है, जब एकदम से पानी ज़्यादा आ जाए तो ये किनारे जो हैं ये टूट सकते हैं, जिसकी वजह से जो लेक का पूरा पानी था वो सडनली इट कैन जस्ट आउटबर्स्ट. तो दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स. तो एन एग्जाम्पल इज 2013 उत्तराखंड ट्रेजिडी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं. 2021 के केस में उत्तराखंड में ही there was sudden flood in Rishiganga river that was attributed to the collapse of a glacier, causing significant loss of life and infrastructure. For example, Dhauliganga project was completely washed away by the river. Then we come on to the impact on biodiversity and ecosystems. Now the climate change, it alters ecosystems, increasing the vulnerability of certain species and habitats. The rising temperature have led to coral bleaching, for example, in the Andaman and Nicobar Islands. इवन पूरे वर्ल्ड वाइड ही कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उसके मास इवेंट्स ऐसे अभी रिसेंटली भी चल रहा है. सो दैट हैज अफेक्टेड मरीन बायोडाइवर्सिटी.
Also, shifting monsoon patterns, they threaten the Sundarban mangrove ecosystem, impacting its resilience against storms and flooding. तो मैनग्रोव्स जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल स्टॉर्म से, साइक्लोन से, उनके जो स्टॉर्म सर्ज आता है, उनका जो पानी आता है, तो उससे बचाते हैं। वाइल जब ये मॉनसून पैटर्न शिफ्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो थ्रेटनिंग द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। सो दैट इज impacting the resilience against storms and flooding. तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स पे भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, तो डिजास्टर्स ज़्यादा जिसकी वजह से आ रहे हैं। देन इज सॉइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। नाउ इंक्रीज्ड रेनफॉल इंटेंसिटी एंड फ्लडिंग, इट कंट्रीब्यूट्स टू सॉइल इरोजन। जब रेनफॉल ज़्यादा होती है और फ्लडिंग होती है, तो उससे सॉइल की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है वो वॉश अवे हो जाती है, सो सॉइल इरोजन हो जाता है, अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी ज़्यादा डिजास्टर से आता है, बिकॉज जो फूड सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो जाती है, सिंस क्रॉप फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर इंस्टेंस, द 2018 फ्लड्स इन केरला नॉट ओनली displaced thousands but also led to significant land erosion, threatening the future agricultural viability in the region. तो लैंड भी डिग्रेड हो रहा है, लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ता है उस जगह से। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्लाइमेट चेंज के, नेचुरल डिजास्टर्स पे हैं। और क्लाइमेट चेंज किससे हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज से। नाउ दिस इज अ जनरल टॉपिक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है इतनी ज़्यादा, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं एनवायरनमेंट पे। सो जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस के लिए उनको चाहिए, और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वही ऑक्सीजन बाकी जो सारी लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, वो ऑक्सीजन को वही यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड देन अगेन प्लांट्स ले लेते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का चलता रहता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में ये और क्या हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट में? दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मल्टीपल स्पीशीज। तो जो इन ट्रीज के ऊपर रहते हैं, इन ट्रीज के नीचे रहते हैं, इवन सॉइल में भी रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं जिनको ट्रीज जो हैं वो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ में जो इवेपो ट्रांसपीरेशन होती है, जो स्टोमेटा से, लीव से पानी निकलता है प्लांट्स के, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू रेनफॉल लाने में मदद करता है। वो जो इवेपोरेट वाटर वेपर्स थे वो क्लाउड्स बनाने में मदद करते हैं, और उससे देन रेनफॉल होती है। तो ये सारे इम्पैक्ट्स ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, ये ट्रीज हमें प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट पे। पर जब ये बैलेंस जो है ये डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन फॉर लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, माइनिंग, लॉगिंग, अर्बनाइजेशन। तो इन सभी रीजंस की वजह से जब इन ट्रीज को काट दिया जाता है ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, दैट इज डिफॉरेस्टेशन होती है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है इतने लार्ज स्केल पे, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? तो फर्स्ट वन इज हैबिटेट लॉस फॉर एनिमल्स। जो एनिमल्स इन ट्रीज के ऊपर रहते थे, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट थे, उनके लिए अब घर ही नहीं बचा, बिकॉज ये ट्रीज को ही काट दिया गया है। तो देर इज हैबिटेट लॉस फॉर दिस एनिमल्स। देन देर इज इंक्रीज्ड सॉइल इरोजन लीडिंग टू फ्लडिंग। तो जनरली जब ये प्लांट्स की इनकी रूट्स होती हैं, ये सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, इरोजन होने से बचाती हैं। तो जब ये ट्रीज को ही काट दिया गया, तो अब सॉइल को बाइंड करने के लिए वहां पे रूट्स है ही नहीं। तो such kind of soil is more susceptible to erosion. So increased soil erosion. Climate change also induces forest fires, because जब क्लाइमेट चेंज होगा, रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो ऑल्टर होंगे, ड्राइनेस ज़्यादा होगी, रेनफॉल कम होगी। तो ड्राइनेस के टाइम पे इन पेड़ों के अपने पत्ते भी ड्राई हैं, और नीचे जो सारे लिटर इनका जो फॉल करता है, जो सूखे पत्ते हैं, तो वैसे सारी सिचुएशन में हर चीज़ यहाँ पे सूखी है। तो
अगर कोई एक पर्टिकुलर एक छोटा सा स्पार्क भी आ गया तो उससे भी यहाँ पे आग लग सकती है, एंड दैट कैन रैपिडली स्प्रेड बिकॉज सब कुछ यहाँ पे ड्राई है, ड्राई लीव्स पे बहुत जल्दी आग फैलती जाएगी, सो दैट कैन लीड टू बिग फॉरेस्ट फायर्स। देन इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्लांट्स, ये वेजिटेशन, ये ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब कर रहे थे, अब वो नहीं कर पा रहे बिकॉज अब उन ट्रीज को ही काट दिया गया है, तो वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। प्लस एडिशनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, और ऊपर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज भी कम होते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑल दिस लीड टू increased global temperature because जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में दैट एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस, तो वो अर्थ को गर्म करती है, so that can lead to increased global temperatures that can cause melting of the polar ice caps। तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोलर आइस कैप्स भी मेल्ट हो जाएंगी और हो रही हैं, और बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So this was the impact of deforestation on the environment. Then we come on to various anthropogenic activities that cause environmental degradation। तो फॉर एग्जांपल वेस्ट एंड रेसिड्यू बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं ह्यूमंस, वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फूड और फूड के साथ वेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्यूटेंट्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जा रही है इन क्रॉप्स, इन एनिमल्स, जो कि नेचर के शायद अगेंस्ट जा रही है या जा सकती है फ्यूचर में, देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ दैट ऑल्सो। एब्यूसिव डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूशन आ रहा है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, सॉइल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी रिसाइकलिंग प्रॉपर मैनेजमेंट है ही नहीं, वाटर पोल्यूशन है, तो हर चीज़ से एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो बेसिकली इफ़ वी वांट टू सम अप, तो इस एक चार्ट से हम लोग सारा सम अप कर सकते हैं कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके क्या कॉजेज हैं और उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर ज़्यादा हो रहा है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सभी की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिकॉज ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये हीट को ट्रैप करके रखती हैं अर्थ के पास में, अर्थ के सरफेस पे बाहर नहीं जाने देती, तो अर्थ जो है उसका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इस ग्रीन हाउस गैसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड सपोज हमने बोला कि एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, तो उस बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ओशियंस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ओशियंस जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये कार्बोनिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशियन एसिडिफिकेशन। तो ओशियंस जो हैं वो एसिडिफाई हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो ओशियंस के अंदर जो लाइफ है वो लाइफ फॉर्म्स बहुत बुरी तरह से एडवर्सली दे आर बीइंग इफेक्टेड बाय दैट। तो ग्रीन हाउस गैसेस से हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑन एनवायरनमेंट? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमने देखा अभी कि ट्रीज काटे जा रहे हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है, जानवरों और प्लांट्स के पास अपना रहने का एरिया नहीं है, तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आर्कटिक इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स का इकोसिस्टम, तो ये इकोसिस्टम जो है ये कोलैप्स करते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर इज बायोडाइवर्सिटी लॉस और स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रही है यहाँ पे। और क्या इफेक्ट्स है? देयर इज इंटेंसिफाइज वेदर इवेंट्स। तो वेदर इवेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, सिवेरिटी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्राउट्स, वाइल्ड फायर्स एक्सेट्रा। और क्या हो रहा है? ग्लेशियल रीट्रीट हो रही है, मतलब ग्लेशियर जो है वो पिघलते जा रहे हैं और ग्लेशियर्स का साइज जो है वो कम होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल रीट्रीट।
देन इस आइस शीट्स जो है वो मेल्ट करती जा रही हैं, सपोज पोलर रीजन्स में, इनफैक्ट इन द हिमालयाज विच आर नोन एज द हिमालयाज, और हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस जो है इनको बोला जाता है द थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज पोल्स के बाद यही इस रीजन में ही सबसे ज़्यादा आइस है। तो यहाँ पे भी आइस जो है वो मेल्ट करती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर का लॉस हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रही है, जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, कोस्टल सबमर्जन हो रही है बिकॉज पानी ऊपर आता जा रहा है, तो कोस्टल रीजन्स जो थे वो पानी के नीचे जाई जा रहे हैं। उसके अलावा क्या हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, फिश स्टॉक इज डिक्लाइनिंग, और जो डिजीज है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नाउ दीज आर द इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। नाउ ये जो इफेक्ट्स हो रहे हैं इनका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है, मतलब ये एक साइकिल, एक चेन बन जाती है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ये फर्दर ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब स्नो मेल्ट कर रही है तो स्नो कवर जो है वो उसकी रिडक्शन हो रही है, वो कम हो रहा है, तो स्नो कवर कम होगा तो वो लेस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो यूजुअली पोल्स पे जो ये आइस है, ये आइस वाइट कलर की है, तो ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, दैट इज अ टर्म कॉल्ड एल्बीडो। तो एल्बीडो एक टर्म है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एल्बीडो जो है वो आइस का ज़्यादा होता है, बट बिकॉज आइस पिघलती जा रही है तो वो जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रही थी आइस, अब वो नहीं कर पा रही है, तो सनलाइट रिफ्लेक्शन कम हो रहा है, तो हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही है, तो दैट इज इन टर्न लीडिंग टू अगेन ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद क्या है, वाटर वेपर इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर वेपर इंक्रीज होने से अगेन वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस, देन इस परमाफ्रॉस्ट थॉ हो रहा है, मीथेन रिलीज हो रही है वहां से, जो मीथेन इस बड़ी सी स्नो की वॉल्स में, शीट्स में कैद थी, वो रिलीज हो रही है बिकॉज ये स्नो जो है मेल्ट हो रही है। तो परमाफ्रॉस्ट मेल्ट होने से भी अल्टीमेटली ये मीथेन भी रिलीज हो रही है, दैट इज अगेन अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये परपेचुएट कर रहा है साइकिल को, कि एक बार ट्रिगर हो गया उसके बाद ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन जाता है, और वो फर्दर ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। नाउ वी कम ऑन टू द इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस। तो फर्स्ट वन इज कि इंटेंसिफाइड वेदर इवेंट से क्या हो रहा है, डायरेक्ट फिजिकल हार्म टू द ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल, हीट की वजह से डेथ्स हो रही हैं, स्टॉर्म्स की वजह से डैमेज हो रहा है, डेथ्स हो रही हैं, प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर, सभी की वजह से देयर इज अ डायरेक्ट फिजिकल हार्म टू द ह्यूमंस। लाइफ के लॉस हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्टी के साथ लाइफ इज ऑल्सो बीइंग लॉस्ट। इसके साथ में जो ये ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, हीट वेव्स हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज क्रॉप फेलियर, और फार्मलैंड जो प्रोडक्टिव था वो भी लॉस हो रहा है उसका भी। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज ह्यूमन माइग्रेशन, और ह्यूमन माइग्रेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट्स भी अराइज करती हैं। देन यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सी लेवल भी राइज कर रहा है, कोस्टल सबमर्जेंस हो रही है, तो जो कोस्टल सिटीज है दे आर बीइंग फ्लडेड। तो जो किनारे वाले, जो बिल्कुल शोर पे जो एरियाज हैं वो डूबते जा रहे हैं, बिकॉज सी लेवल जो है वो राइज होता जा रहा है, तो वो जो एरियाज है वो पानी के नीचे जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने बोला था कि डिजीज कैरियर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, पेस्ट प्रोपगेशन हो रही है, तो बीमारियां बढ़ने से देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। सो दीज वर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज on the environment as well as on the humans.